नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। साइबर सुरक्षा पर इन दिनों चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल हैक होने के बाद फिर से इस पुराने मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कैशलेस इकोनॉमी पर भी बात हो रही है। प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं और इस पर सरकार का भी जोर है। विशेष में आज हम यही बताएंगे कि इंटरनेट हैकिंग, ई बैंकिंग और प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल देश में कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित। सोशल मीडिया आपके लिए कितना सुरक्षित है और देश में साइबर सुरक्षा के लिए क्या कानून है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ई बैंकिंग और अपने दूसरे इंटरनेट प्रोफाइल को आप सुरक्षित बना सकते हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम कैशलेस इकोनॉमी में कदम रखने वाले हैं, सरकार की माने तो। इसलिए ये सुरक्षा बहुत जरूरी है आप और हमारे लिए। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। राहुल जैसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत का अकाउंट हैक होने के बाद आम लोगों में भी हैकिंग को लेकर संदेह बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आईपी एड्रेस के जरिए पुलिस दोषियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने जहां साइबर सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं, तो सरकार ने इसे और मजबूत करने की बात कही है। यानी कि सरकार ने कहा है कि वो इसमें जो मौजूदा कानून है उनको और मजबूत करेगी। बुधवार शाम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक आपत्तिजनक ट्वीट जारी होने शुरू हुए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 5 मिनट के भीतर करीब 7 ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। राहुल गांधी की आईटी सेल तुरंत हरकत में आई और मोर्चा संभाला। लेकिन तब तक ये साफ हो चुका था कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल @office of RG हैक हो चुका था। राहुल के इस हैंडल के 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन हैकर्स ने राहुल ही नहीं, पूरी कांग्रेस के साइबर स्पेस पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी की हुई थी। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के बाद गुरुवार सुबह कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया। पार्टी की ओर से यह भी दावा किया गया कि गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष का ईमेल अकाउंट भी हैक हुआ है। कांग्रेस ने इसके पीछे सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अगर आप ट्विटर जैसे प्राइवेट कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं कर सकते, अगर उसमें भी अभद्र और गाली गलौज की भाषा होगी, तो डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट की सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या पूरे देश का पैसा, पूरा बैंकिंग प्रणाली आज खतरे में नहीं? कांग्रेस ने पुलिस में अकाउंट हैक होने की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और सोशल मीडिया साइट से पुलिस ने पूरा ब्यौरा मांगा। दिल्ली पुलिस ने राज्यपाल नजीब जंग को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का अकाउंट हैक किए जाने की जानकारी भी दी। जो कंप्लेंट दाखिल हुआ है, दर्ज हुआ है और उसके बेस पर हमने FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डिटेल सारी एजेंसी से हम डिटेल्स ले रहे हैं या जो भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मैं डिटेल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी ट्विटर कंपनी से पिछले 1 सप्ताह की पूरी जानकारी मांगी। हम देश के पूरे डाटा सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं और हम पूरे आश्वस्त हैं। कई बार इस तरह के कार्यक्रम अगर होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाती है और की जाएगी। जानकारों का कहना है कि देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए साइबर सुरक्षा के लिए नए कानून बनने चाहिए। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। अधिकांश साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध घोषित करता है और जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्हें ये एक परिकल्पना हो गई है कि आप भारतवर्ष में साइबर क्राइम कर लीजिए, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का अकाउंट हैक कर इससे आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को उनका ऑफिस चलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बात नोटबंदी की, क्योंकि नोटबंदी के बाद देश में कैशलेस इकोनॉमी और वर्चुअल कैश जैसी चीजों की चर्चा आम है। डिजिटल इकोनॉमी के बहुत सारे फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। बैंकों और सरकार के लिए लोगों के पैसे की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार अब कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रही है। लोगों को डिजिटल लेन देन, प्लास्टिक मनी,
ऑनलाइन भुगतान जैसी बातें समझाई जा रही हैं, सरकार का मानना है कि इसके जरिए देश में होने वाले तमाम लेन देन सरकार की नजर में रहेंगे। गैर कानूनी गतिविधियों के लिए होने वाले भुगतान पर रोक लगेगी और काला धन जमा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ देश में साइबर क्राइम भी काफी बढ़ा है। इसका शिकार पढ़े लिखे लोग भी होते रहे हैं। कैशलेस जब भारत जाता है तो कैशलेस केवल डिजिटल माध्यम पर ही जा सकता है। डिजिटल माध्यम की हम बात करते हैं, मोबाइल्स की बात करते हैं, तो उनके साथ सीधा जुड़ा सवाल आता है साइबर सुरक्षा को लेकर। कारण ये है कि आज जितने सारे साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं कि जैसे जैसे भारत कैशलेस जाएगा वैसे वैसे हम उनके कैशलेस नेटवर्क को टारगेट करना चाहेंगे। डिजिटल इकोनॉमी में सबसे बड़ा जोखिम डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा सुरक्षा रखने को लेकर है। डेटा चोरी होने पर इसके दुरुपयोग की पूरी गुंजाइश है। इसके जरिए फिर कहीं भी पेमेंट किया जा सकता है। हालांकि गलत लेन देन के मामलों में बैंक ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने या उसका पिन बदलने की सुविधा देता है। मोबाइल पर SMS और वन टाइम पासवर्ड जैसी सुविधाएं भी हैं। लेकिन अशिक्षित किसान, गरीब मजदूर और तकनीक की समझ न रखने वाले बुजुर्गों और महिलाओं के साथ चोरी और धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है। लोगों में जागरूकता हमें दिलानी पड़ेगी। अगर ज्यादा से ज्यादा भारतीय कैशलेस जा रहे हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि साइबर सुरक्षा भी उनका दायित्व है, सरकारी का दायित्व अलोन नहीं है और हम सबको अपना छोटा छोटा योगदान देना पड़ेगा। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 10 साल में साइबर क्राइम में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश में साइबर अपराध सालाना 107% की दर से बढ़ रहा है। 2015 में साइबर क्राइम से जुड़ी तादाद 3 लाख से ज्यादा थी। इसका शिकार अनपढ़ों के साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी हुए। 2014-15 में ATM, क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से जुड़े अपराधों के कुल 11,997 मामले दर्ज किए गए। अक्टूबर में हमने देखा कि 65 लाख ATM कार्ड्स भारत में इंपैक्ट हो गए क्योंकि वहां पर डेटा सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी। इस संदर्भ को देखते हुए मुझे लगता है कि भारत को पुनः से फ्रेश कदम उठाने पड़ेंगे, न केवल कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स और मोबाइल पेमेंट्स को लेकर, लेकिन साथ ही साथ उनकी साइबर सुरक्षा को ज्यादा प्रबल बनाने के लिए। अक्टूबर 2016 में अलग अलग बैंक के करीब 32 लाख डेबिट कार्ड धारकों के डेटा चोरी का खुलासा हुआ। लोगों के खाते से रकम निकलने लगी तो इसका पता लगा। इसमें मास्टर कार्ड, वीजा और रुपए पेमेंट से जुड़े कार्ड शामिल हैं। इसके बाद स्टेट बैंक को ही करीब 6 लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक करने पड़े। इतने बड़े डेटा चोरी के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो पाई है। डेटा चोरी के अलावा भी कैशलेस इकोनॉमी की कई और चुनौतियां हैं। देश में कुल डिजिटल लेन देन का करीब 60% मोबाइल फोन के जरिए होता है। NCRB के मुताबिक 2014 में सिर्फ दिल्ली में ही 37,878 मोबाइल फोन चोरी हुए। भारत को अपने जो बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रणाली की जो सिस्टम्स हैं उनको सशक्त करने की जरूरत होगी। और अगर आप स्पष्ट तौर पर देखें तो हम पाएंगे कि कैशलेस जाने के लिए न केवल आपको डिजिटल पेमेंट्स की बात करनी पड़ेगी, बल्कि साथ ही साथ आपको मोबाइल पेमेंट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देश में स्मार्टफोन रखने वालों की तादाद करीब 20 करोड़ है। स्मार्टफोन का बाजार काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग खुद स्मार्ट नहीं बन पा रहे हैं। देश की साक्षरता दर फिलहाल 75.06 है, यानी 1/4 आबादी अभी भी अनपढ़ है। पढ़ी लिखी आबादी में भी बहुत से लोग टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा, ज्ञान, तकनीक और कारगर कानून के अभाव में कैशलेस इकोनॉमी का प्रयोग कितना सफल रहेगा। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। कैशलेस इकोनॉमी की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार और काले धन पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। प्लास्टिक कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें दुनिया भर में हो रही हैं।
भारत में भी लोगों की बड़ी तादाद प्लास्टिक मनी और ई बैंकिंग के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रही है। और ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि हम कैसे लेन देन को सुरक्षित बनाए रखें और कैसे हम अपना पैसा खासकर ई बैंकिंग में सुरक्षित रख सकते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब भारत में एटीएम पिन चोरी का बड़ा मामला सामने आया था। बैंकों को शक था कि करीब 32 लाख एटीएम पिन चोरी हो गए। आनंद फानन में एसबीआई ने 6.25 लाख एटीएम कार्ड बंद कर दिए। कई कार्ड धारकों को इसका पता तब चला जब कार्ड ब्लॉक हो गए। इसके बाद ये मुद्दा जोर शोर से उठा कि कैसे एटीएम से लेकर ई बैंकिंग तक का सुरक्षित इस्तेमाल किया जाए। एटीएम का इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीजों का पता होना चाहिए। जब भी आप एटीएम में जाएं, तो इस बात का ख्याल रखें कि एटीएम का स्कीमर यानी जिसमें कार्ड फंसाया जाता है वो कहीं ज्यादा उभरा तो नहीं। अगर वो ज्यादा उभरा है तो आपके कार्ड की जानकारियां चोरी हो सकती हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखिए, एक में स्कीमर सामान्य है लेकिन दूसरे में ये उभरा हुआ है, यानी इसमें अलग से स्कीमर लगाया गया है। आप जैसे ही इसमें कार्ड डालेंगे, हैकर्स के पास कार्ड की सारी जानकारियां चली जाएंगी। इसके बाद वो आपके बैंक से लेन देन करने को आजाद रहेगा। यही नहीं, जब भी आप एटीएम से पैसे निकालने जाएं, तो ये जरूर देखें कि कीबोर्ड के ऊपर कहीं कोई छोटा सा कैमरा तो नहीं लगा। कई बार हैकर्स अपना काम आसान बनाने के लिए आपके पिन की तस्वीरें खींच लेते हैं। आप जैसे ही अपना पिन डालते हैं, हैकर्स उसे आसानी से कैमरे के जरिए कैद कर लेता है। इसलिए आमतौर पर जब भी एटीएम से पैसे निकालें, हाथ का ओट लेकर पिन नंबर दर्ज करें ताकि उसे कैमरे की नजर से बचाया जा सके। जब आप एटीएम यूज करें तो उसको अल्टीमेटली लास्ट में क्लोज कर दें, कैंसिल कर दें, वो सब चीजें ध्यान रखें। आप किसी दूसरा आदमी अगर आपके पास में खड़ा है तो याद रखें कि भाई उसके सामने मतलब यूज ना करें उसको। यही सब चीजें हैं। लेकिन हमें अब बाकी सब चीजों के लिए भी, जैसे कल को आरटीजीएस में भी, कल आज एटीएम में हुआ, कल हो सकता है कि आरटीजीएस में फंड ट्रांसफर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कभी भी किसी हालत में किसी से शेयर नहीं करनी है। यही नहीं, एटीएम के अलावा भी डेबिट कार्ड के कई इस्तेमाल हैं। शॉपिंग के दौरान जब डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो उसके साथ ही कई जानकारियां उनके पास चली जाती हैं। ऐसे में हैकर्स का काम आसान हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करते वक्त पिन नंबर खुद दर्ज करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कार्ड को सिर्फ पेमेंट मशीन में ही स्वाइप किया गया हो और कहीं नहीं। ऐसे में जब भी आप भुगतान के लिए कार्ड दें, खुद जाकर उसका ध्यान भी रखें। बहुत सारी मेल्स आती हैं जिनमें बहुत सारे तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपका इनाम निकल गया, लॉटरी निकल गई, आप अपनी डिटेल दे दीजिए। तो एक तो एज ए कॉमन मैन जो कस्टमर्स हैं बैंक के, जो अकाउंट होल्डर हैं, उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वो अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अपना जैसे अपना नाम, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड नंबर है, अपना एड्रेस है, ये सारी चीजें जब तक बिल्कुल ऑथेंटिकेट ना हो कि हाँ बैंक ही मांग रहा है ये इन्फॉर्मेशन, तब तक ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पासवर्ड किसी से साझा ना करें और कोशिश करें कि ईमेल और इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड एक न हो। ऐसा होने पर पासवर्ड चोरी की आशंका बढ़ जाती है। फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड अलग अलग रखें। कभी भी इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड संभाल कर ईमेल पर ना रखें, और अगर रखें तो बीच बीच में ईमेल का पासवर्ड बदलते रहें। सोशल मीडिया पर जब कोई फनी गेम खेलते हैं या फिर किसी दूसरे ऐप पर सोशल मीडिया के जरिए जाते हैं तो आपका पासवर्ड ऐप वालों के पास भी चला जाता है। ऐसे में पासवर्ड बदलना ना भूलें। लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर कराएं। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के मुताबिक हर लेन देन पर बैंक आपको एसएमएस भेजकर सतर्क करेगा। बैंक की तरफ से आए किसी भी अलर्ट मैसेज को नजरअंदाज न करें। ऐसे किसी भी मैसेज पर फौरन बैंक से संपर्क करें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बैंक संबंधी कोई भी जानकारी अगर कोई मांगता है तो वहां उसे शेयर मत करें। डेबिट कार्ड का पिन नंबर नियमित अंतराल पर बदलते रहें, इससे चोरी का खतरा कम होगा। पेमेंट के बाद अगर कोई आपको कार्ड लौटाता है तो एक बार जरूर देख लें कि वो आपका ही कार्ड है या कोई दूसरा कार्ड लौटाया गया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर एटीएम में आपका लेन देन बीच में अटक जाए तो जब तक ट्रांजैक्शन कैंसिल न हो जाए तब तक एटीएम केबिन न छोड़ें। इस बाबत फौरन बैंक को इत्तला करना जरूरी है।
देश में कई चोरियां इस तरीके से हो चुकी हैं। एटीएम केबिन में किसी भी तरह का संदिग्ध कैमरा या फिर गतिविधि देखें तो चौकन्ना हो जाएं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग ने बीते सालों आम लोगों के जीवन में कई सहूलियतें भरी, लेकिन ये सहूलियत कभी कभी जीवन भर की जो कमाई है उस पर भी भारी पड़ जाती है। हाल ही में एसबीआई के एटीएम हैकिंग का देश में कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि हैकिंग दिनों दिन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रही है। एटीएम कार्ड हो, स्मार्टफोन या इंटरनेट, ई बैंकिंग ने हर लेन देन से जुड़ी सुविधाएं आपकी जेब तक पहुंचा दी हैं। आप घर पर हों, दफ्तर में या बाजार में चंद मिनटों में लाखों की खरीदारी बिना बैंकों की लाइन में लगे आसानी से हो सकती है। लेकिन दुनिया जैसे जैसे साइबर स्पेस पर निर्भर होती जा रही है, वैसे वैसे आपकी गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 32 लाख ग्राहकों के एटीएम कार्ड की क्लोनिंग का पता चला तो चिंता फिर से उभर आई। आपके खातों में सेंधमारी का ये खतरा काफी बड़ा है। हाल ही में दुनिया की बड़ी सिक्योरिटी कंपनी चेकपॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी हर 4 सेकंड में एक मालवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। भारत में ये चिंता और बड़ी है क्योंकि देश में साइबर और ई क्रांति अभी शुरुआती चरण में है। तकनीक की ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण देश की बड़ी आबादी आए दिन ठगी का शिकार हो रही है। हैकिंग से बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी तंत्र के लिए भी खतरा साबित हुआ है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत के पास आज तक भी कोई विशिष्ट डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा संबंधी कानून मौजूद ही नहीं है। मैं पिछले कई सालों से कहता आया हूं कि भारत को एक स्पेशल साइबर सिक्योरिटी कानून की आवश्यकता है। हाँ, हमारे यहाँ भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, लेकिन ये साइबर सुरक्षा संबंधी कानून नहीं है। 2008 के संशोधनों में हमने कुछ कॉस्मेटिक प्रोविजंस साइबर सिक्योरिटी संबंधी यहां पर डाल दिए, लेकिन वो भी आज की तारीख में कामयाब और कारगर नहीं है। सरकारी आंकड़े इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जानकारी दी कि साल 2012 में देश भर में साइबर सुरक्षा के 22,060 मामले सामने आए। 2013 में ये घटनाएं बढ़कर 71,080 हो गईं। 2014 में इन शिकायतों में जबरदस्त इजाफा हुआ और ऐसी 1,30,338 शिकायतें मिली। यही नहीं, सरकार ने माना कि 2012 में हैकरों ने 27,605 वेबसाइटें हैक की, जबकि 2013 में वेबसाइट हैकिंग के 28,481 मामले सामने आए। 2014 में हैकरों ने 32,323 वेबसाइट हैक की। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसमें 2013 की साइबर सुरक्षा नीति, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल यानी सर्ट-इन का गठन और साइबर सुरक्षा से जुड़े दूसरे कानूनों को मजबूत करना शामिल है। लेकिन जानकार इसमें इजाफे की दरकार महसूस कर रहे हैं। चीन एक नया कानून लेकर आया है जिसने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को इतने विशाल स्वरूप और टर्म्स में परिभाषित किया है कि उसके अंतर्गत चीन की तमाम सारी साइबर सुरक्षा अंतर्निहित है। अगर आप जर्मनी की तरफ जाएं तो जर्मन कानून ने स्पेसिफिकली फोकस किया है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन संबंधी। रशिया की तरफ जाएं तो रशिया कहता है कि मैं डेटा लोकलाइजेशन में विश्वास करता हूं कि अगर आप रूसी लोगों के डेटा के साथ डील कर रहे हैं तब आप इंश्योर करेंगे कि रूसी नागरिकों का डेटा रूस के अंतर्गत ही प्रोसेस किया जाए। अनुमान है कि बीते 10 सालों में हमारे देश में इंटरनेट की पहुंच 10 लाख से बढ़कर 35-40 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गई है। सरकार देश भर में डिजिटल इंडिया अभियान भी चला रही है, लेकिन उसके मुकाबले भारत में अभी 6-7 हजार साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ही हैं, जबकि चीन में करीब 1.25 लाख और अमेरिका में 1 लाख लोग अधिकृत तौर पर साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन ने तो बाकायदा अपनी साइबर आर्मी बनाकर हजारों साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों को तैनात किया है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत के साइबर सुरक्षा कानून हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। दुनिया और तकनीक जिस तेजी से बदल रही है, कानून में उस हिसाब से बदलाव नहीं हो पाए। फिलहाल देश में जो कानून हैं, वो साइबर अपराध रोकने और दोषियों को सजा दिला पाने के लिए नाकाफी हैं। जाते जाते हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हाल के दिनों में साइबर अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। अपराधी हर रोज नेटवर्क हैक करने और महत्वपूर्ण सूचनाएं चुराने के लिए नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। इससे निपटने के लिए दुनिया भर में सर्विलांस सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं। साइबर अपराधों से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने कानूनों में न सिर्फ बदलाव किए हैं, बल्कि इन्हें लगातार मजबूत किया जा रहा है। साइबर निगरानी से जुड़े लोग बदलते वक्त और अपराधियों के तौर तरीकों के हिसाब से नए तौर तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसे लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। भारत में कोई साइबर सुरक्षा को लेकर विशिष्ट कानून विद्यमान मौजूद ही नहीं है, और यही मैं पिछले कई सालों से बोलता आया हूं कि अगर भारत एक आईटी सुपर पावर बनना चाहता है तो उसको अपनी एक स्पष्ट डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी कानून लाना पड़ेगा। साइबर कानून के दायरे में कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर स्पेस आते हैं। नागरिक सूचनाओं की चोरी, साइबर उत्पीड़ना, औद्योगिक जासूसी, फ्रॉड भुगतान और अनाधिकृत लेन देन जैसे अपराध साइबर कानून की नई चुनौतियां हैं। भारत में इससे निपटने के लिए 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया। इसके जरिए भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकिंग साक्ष्य कानून 1891 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में भी जरूरी बदलाव किए गए। 2008 में आईटी एक्ट में संशोधन किया गया, लेकिन तब से तकनीक और अपराध करने के तरीके लगभग पूरे तरीके से बदल चुके हैं। हमारे पास भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, जिसका हमने संशोधन 2008 में किया था। संशोधनों में हमने साइबर सुरक्षा की परिभाषा तो डाल दी, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक प्रोविजंस डाल दिए। वो हमने बात की थी 2008 में। फिलहाल आईपीसी की धारा 503 के तहत ईमेल के जरिए धमकी भरे संदेश भेजना अपराध है। आईपीसी की धारा 499 के मुताबिक किसी भी मानहानि की भावना से भेजे गए ईमेल अपराध की श्रेणी में है। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के इस्तेमाल रोकने के लिए आईपीसी की धारा 463 शामिल की गई है। फर्जी वेबसाइट से आज साइबर फ्रॉड को धोखाधड़ी से जुड़ी आईपीसी की धारा 420 के दायरे में लाया गया है। चोरी छिपे किसी के ईमेल पर नजर रखने के मामले आईपीसी की धारा 463 के दायरे में हैं। वेब जैकिंग को आईपीसी की धारा 383 के दायरे में, ईमेल का गलत इस्तेमाल को आईपीसी की धारा 500 के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन दवाएं बेचने से जुड़े अपराध एनडीपीएस एक्ट के तहत सुने जाएंगे, जबकि हथियारों की ऑनलाइन खरीद फरोख्त से जुड़े मामले आर्म्स एक्ट के दायरे में लाए गए हैं। 16 की जमीनी हकीकतें बिल्कुल अलग हैं, और आज जो चुनौतियां सामने आ गई हैं उनको कानून बिल्कुल भी डील नहीं करता। तो आज के संदर्भ में जहां राष्ट्र जैसे चीन और जर्मनी विशिष्ट अपने साइबर सुरक्षा के कानून ले आए हैं, भारत को भी आवश्यकता है कि वो अपना डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी लॉ लेकर आए। देश में साइबर स्टॉकिंग यानी इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना, उसके बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजना और उसके चैट रूम में जबरन घुस जाना अपराध है। ईमेल बॉम्बिंग यानी किसी व्यक्ति के ईमेल पर उसके अकाउंट को ठप करने की नीयत से भेजे गए असंख्य मेल, डेटा डेडलिंग यानी कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस होने से पहले बदलाव, सलामी अटैक यानी गुपचुप तरीके से आर्थिक अपराध को अंजाम देना या बैंक सर्वर में प्रोग्राम के जरिए थोड़े थोड़े पैसे उड़ाना। लॉजिक बॉम्बिंग किसी विशेष तारीख या घटना के समय के हिसाब से प्रोग्राम टाइम करना और ट्रोजन हॉर्स या वायरस के जरिए कंप्यूटर को नुकसान, डेटा या पैसे की चोरी अपराध की श्रेणी में है। जो भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है सन 2013 की, वो कागजी घोड़ा बनकर रह गई है। आवश्यकता है उसको आप कार्यान्वित करें। वो कहती है 5 लाख आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल चाहिए हर साल। भारत 15-20 भी नहीं बना पा रहा है प्रति साल। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 65 के तहत कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश, धारा 66 के तहत कंप्यूटर में संग्रहित डेटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश
और धारा 66A के तहत संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66B में कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 66C में किसी की पहचान चोरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66F साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 71 में डेटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने का जिक्र है, जबकि 73 में फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन प्रावधानों की जानकारी न लोगों को है और न ही सही से कानून लागू करने वाले को। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।